आज हम लोग जो हाइड्रोकार्बन का हम लोग का अध्याय चल रहा है उसमें हम लोग एल्केन पिछले लेक्चर में हम लोग का उसका पढ़ाई कर रहे थे। उसका रासायनिक गुण, संरूपण, भौतिक गुण, विचलन, सब हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो उसमें जो ये रासायनिक प्रतिक्रिया है, जाहिर है कि उसको ध्यान उसको प्रैक्टिस करोगे। और अब जो है तुमको हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन में होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे एल्कीन कहते हैं। जाहिर है कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में एक कम से कम एक जगह पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, ये एल्कीन कहलाएगा। तो एल्कीन जो है तुमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लिख लेते हैं इसको एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं, द्विआबंध होता है। एक कार्बन के बीच द्विआबंध होता है, द्विआबंध डबल बॉन्ड इसको कहते हैं, द्विआबंध होता है। द्विआबंध में एक सिग्मा एवं एक पाई बंधन होता है। द्विआबंध में एक सिग्मा एवं एक पाई बंधन होता है, एक पाई आबंध होता है। तो जाहिर गिनती करने में सीखा भी होगा। इसको हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये तुमको तेल के जैसा तैलीय होता है, इसलिए इसको ओलिफिन्स कहा जाता है। इसको मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको ओलिफिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो डबल बॉन्ड में तुमको जैसे कि हो गया, अगर एक जो सिंपल जो कंपाउंड सबसे कहें तो CH2, जैसे HH हो गया CHH, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, फिर CHH। तो ये तुम्हारा क्या है, सबसे जो सिंपलेस्ट तुमको है डबल बॉन्ड रहा यहाँ। तो डबल बॉन्ड इसमें क्या गिनेंगे, तो इसमें तुमको हो गया, तो ये तुमको जब डबल बॉन्ड हो गया तो ये तुमको एल्कीन का सबसे सिंपलेस्ट हो गया। दो कार्बन है और एल्कीन के नामकरण में जाहिर है कि क्या होता है, तुमको ENE लगता है, इसको कहते हैं लोग ETHENE, इथीन, जिसको कहेंगे हम लोग इथीन, जिसको पढ़ते हैं हम लोग इथीन। तो ये तुमको डबल बॉन्ड है। अगर तीन कार्बन है तो प्रोपीन, जैसे कि प्रोपीन हो सकता है, जैसे प्रोपीन को लिखेंगे तो C, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर तो दो हाइड्रोजन लगेगा, CH2 लिख सकते हैं, चार बॉन्ड हो गया कार्बन का, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर देखो दो, एक तीन बॉन्ड इधर हो जाएगा, फिर CH3, ये क्या हो गया तुमको, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। इस तरह से इसका नाम में ENE लगता है। और अगर जैसे कि रहा अब पोजीशन, जैसे ब्यूटीन है, जैसे ब्यूटीन में दो तरह का बन सकता है, जैसे CH3, अगर बीच में डबल बॉन्ड देंगे CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें जो है तुमको हाइड्रोजन नंबर के 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा तुम्हारा नंबर, जिसमें 2 और 3 के बीच में छोटा वाला लेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट डैश 2 डैश EN, ब्यूटीन हो गया ये तुम्हारा। और जैसे तुम्हारा जैसे कहीं ब्रांच रहेगा तो ब्रांच को पहले लिखते हैं, जैसे नामकरण में जो हमारा तरीका है, जैसे अगर रहे नंबर ये तुम्हारा CH3, C यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब देखो जिधर से डबल बॉन्ड पहले किधर से नजदीक पड़ेगा उसको देखें। डबल बॉन्ड इस तरफ से नजदीक पड़ा, ब्रांच भी इधर से नजदीक है, तो जाहिर इधर से नजदीक होगा। तो ये 1 2 3 4 5 पांच हो गया। और दो नंबर पे क्या है तुम्हारा, मेथिल है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 मेथिल। और 5 कार्बन का रूट नेम क्या होता है तुमको, पेंट। और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो पेन 2 इन, पेन 2 इन। इसमें से 2 3 में एटलीस्ट कम बड़ा नंबर देंगे। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। पहले भी तुमको नामकरण इसका बताया गया पिछले क्लास वगैरह में भी। तो जाहिर है कि एल्कीन का तुम नामकरण कर सकते हो इसको। और नामकरण जाहिर है कि तुम्हारा जो बुक है तुम्हारा, उसमें कुछ नामकरण दिया हुआ है, तो उसका नामकरण भी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, उससे भी नामकरण का तुम्हारा हो जाएगा। तो नामकरण का कुछ उदाहरण है बुक में, तो बुक से देखो नामकरण क्या है। कितना नंबर क्वेश्चन है देखो, अध्याय में तुमको नामकरण का दिया हुआ है, उस नामकरण को कर लेते हैं।
नामकरण में दिया हुआ है, तुमको उदाहरण में दिया हुआ है, तुमको क्वेश्चन है, तो जाहिर है कि और नामकरण बता दे रहे हैं, किताब से तुम कर भी सकते हो, पहले भी बता चुके हैं। तो आई थिंक नाम कर लोगे। नामकरण स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो नामकरण का मुझे लगता है कि तुम लोगों को सफिशिएंट प्रैक्टिस पिछले जो तुमको जो चैप्टर था तुम्हारा पहला वाला जिसमें नामकरण बता रहे थे, इसके पहले अध्याय में उसमें हम लोग बता भी चुके हैं, काफी चर्चा कर चुके हैं। तो आई होप थिंक कि नाम तुम लिख लोगे। नाम और एक संरचना दिया हुआ है, उसका तुम बना सकते हो। जैसे कि एक आध उदाहरण के द्वारा और देख लेते हैं, उसका जो एनसीईआरटी बुक में जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको तुम अपने से करोगे। जैसे तुमको अगर ये नाम अगर संरचना दिया हो तो नाम दिया हो उसका संरचना बनाना। जैसे 2,4 डाइमेथिल, 2,4 डाइमेथिल हेक्स 3इन, इसका बनाना है। मान लेते हैं हेक्स 3इन। तो 6 कार्बन कहा गया है, तो 1 2 देखो पहले 6 कार्बन दे दो, 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड का 2 पर तुमको मेथिल का इधर से ही लंबी कर देते हैं, यहां पर 2 पे मेथिल दे दिए CH3 और 3 पर तुमको दिया गया है डबल बॉन्ड। 3 हेक्स 3 है तो 3 और 4 के बीच में क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड दे दीजिए और बाकी 4 पर भी मेथिल है, तो 4 ये हो गया, 4 पर भी एक मेथिल है। अब बाकी जगह हर का 4 पुट हो गया तुमको, यही था तुम्हारा। देखो हेक्स 3इन पुट जाएगा और 2 और 4 पे क्या होगा तुमको मेथिल हो गया। नंबर इधर से करेंगे। अब इसमें कितना कार्बन हाइड्रोजन लगेगा, इसमें एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगेगा, सब 3 हाइड्रोजन भर दीजिए सब जगह। यहाँ 2 में कितना लगेगा तुमको, 2 में यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर भरिए। इसमें जहां तक है तुमको यहाँ पे कितना बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर 2 1 3 बॉन्ड बने, 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर अब हाइड्रोजन शायद नहीं लगेगा। देखो जैसे कैसे नहीं लगेगा, 2 1 3 1 4 बॉन्ड हो चुका है, इसका नहीं लगेगा। और यहाँ पर अब क्या भरा जाएगा, यहाँ CH2 भरा जाएगा, दोनों तरफ H भरिए इसमें, और इसमें भी क्या भरिए, इसमें तुमको ये तुम्हारा छठा हो गया कार्बन, ये इसमें CH3 लास्ट हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, संरचना भी बना सकते हैं। इसका नाम हो गया जो तुम्हारा कहते हैं, नाम दिया हुआ उसमें संरचना बनाना है और एक दिया हुआ तुमको जो नाम लिखना है। जाहिर है कि 8-10 कार्बन में क्या होता है, डेट होता है। और 2 जगह जैसे डबल बॉन्ड, जैसे कि तुमको मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें दोनों तरफ से तो ब्रांच नजदीक पड़ा, डबल बॉन्ड भी दोनों छोर से नजदीक है। इसको कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 ये 3 4 और 5, दोनों तरफ से CH3 बराबर दूरी पर है, तो ये होगा 3 मेथिल और 5 कार्बन का पेंट लिखते हैं हम लोग, पेंटा। जैसे डाई लिखना है, जैसे पेंटीन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पेंटा लिखा रहेगा। और 1,4 डाई TIN, जैसे क्या नाम लिखने में यहाँ पे A लिखा है, पेंटा लिखा है, पेंट नहीं लिखा है। डाई का D जब आता है यहाँ पर A रह जाएगा, तो पेंटा डाई ऐसा लिखा जाएगा। इस तरह से नामकरण लिख सकते हो। तो अपना एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है एग्जांपल में दिया हुआ, एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी नामकरण है, उसको तुम नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो उसका उदाहरण नहीं बता रहे हैं। अब है तुमको समावयवता की कुछ चर्चा कर दे रहे हैं, और इसका जो कि जिस स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो वह जो राइट ऐप पर जो तुम्हारा पहले का जो लेक्चर है हमारा जो दिया हुआ तुमको जो पिछला अध्याय है जिसमें नामकरण जिसमें बताया गया है, उसका लेक्चर को देख सकते हो। उसमें तुमको नामकरण डिटेल में बताया गया है, जिसको नामकरण में दिक्कत है इससे ज्यादा नहीं समझ में आया हो। तो अब है तुमको एल्कीन की समावयवता की चर्चा करते हैं। एल्कीन जो है तुमको एल्कीन में समावयवता में जहां तक बात करें तो श्रृंखला समावयवता तो हो ही सकता है। इसके अलावा डबल बॉन्ड के स्थिति के आधार पर ये संरचनात्मक समावयवता में क्या 2 तरह का समावयवता इसको बताएंगे। एक तो तुमको संरचनात्मक है जिसमें कि श्रृंखला समावयवता हो सकता है, दूसरा स्थान समावयवता हो सकता है, पोजीशन। तो पोजीशन जैसे के आधार पर किस तरह से डबल बॉन्ड का स्थान के आधार पर बदल सकता है, ब्रांच बदल सकता है। ये 2 तरह की समावयवता इसमें हो सकती है। समावयवता का परिभाषा जानता है कि एक ही अनुसूत्र से जब अलग अलग भौतिक रासायनिक गुण के समावयवता आइसोमेरिक एल्कीन
संरचनात्मक समावयवता में संरचनात्मक समावयवता में श्रृंखला चेन, मतलब श्रृंखला चेन एवं स्थान पोजीशन समावयवता प्रदर्शित करता है। डबल बॉन्ड का अगर स्थान बदल जाएगा, जैसे देखो अब जैसे कार्बन का चेन बदल दीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको हो गया पेंट 1 इन हो गया, ये पेंट 1 इन हो गया, ये हो गया पेंट 1 इन। और इसी में जैसे पेंट 2 इन भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये तुमको अगर श्रृंखला समावयवता बनाना तो कार्बन का चेन को क्या कर सकते हैं हम लोग, कार्बन के चेन को हम लोग इसमें अगर श्रृंखला समावयवता बनाना हो तो कार्बन के चेन को बदलिए। अगर पोजीशन और अगर श्रृंखला समावयवी या अगर स्थान समावयवी बनाना है जिसके कार्बन के डबल बॉन्ड के पोजीशन को बदलिए, जैसे स्थान समावयवी बनाना है तो पेंट 1 इन है ये, तो पेंट 2 इन बना दीजिए, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। जैसे तुमको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और इधर की तरफ CH3, ये क्या बन गया पेंट 2 इन। ये दोनों क्या होगा आपस में, ये दोनों हो गया पोजीशन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदला तो ये दोनों क्या आएगा तुमको स्थान समावयवी, ये हो गया स्थान समावयवी हो गया, पोजीशन बदल गया। अब अगर कार्बन पेंट 1 इन का अगर तुमको बनाना है तुमको पोजीशन आइसोमर की जगह श्रृंखला बनाना है, तो कार्बन का जो श्रृंखला होता है डबल बॉन्ड का पोजीशन एक के पर रहना चाहिए और कार्बन का श्रृंखला को बदल दीजिए, जैसे CH इधर CH3 3 कार्बन हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जो होगा तुमको, ये तुम्हारा हो गया 3 मेथिल, इधर देखो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, इधर से नंबरिंग होगा 1 2 इधर 3 हो जाएगा, इस साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते हो, ये हो जाएगा तुमको 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। तो ये दोनों जो इसमें देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन एक नंबर पर गया लेकिन श्रृंखला में परिवर्तित हो गया, तो ये दोनों आपस में कैसा हो गया तुम्हारा, ये श्रृंखला आइसोमेरिक हो गया, ये दोनों हो गया तुम्हारा श्रृंखला समावयवी चेन आइसोमर हो गया। ये श्रृंखला समावयवी पेंट 1 इन और 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, ये दोनों कैसा हो गया, ये दोनों आपस में श्रृंखला समावयवी है, लेकिन पेंट 1 इन और पेंट 2 इन क्या हो गया तुमको स्थान समावयवी। तो स्थान समावयवी जैसे इसके बारे में और भी तुमको समावयवता का जो तुम्हारा लेक्चर है उसमें तुम जाकर के और भी पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो ये हो गया तुम्हारा। अब जो नया एक बताएंगे दैट इज ज्यामितीय समावयवता बताएंगे, जो कि पहले नहीं पढ़ाई हुई है, जिसकी चर्चा पहली बार करेंगे, तो उसको देखते हैं। ज्यामितीय समावयवता क्या होता है, जो कि तुमको ज्यामितीय समावयवता तुमको जो है जिसमें कि डबल बॉन्ड जो होता है तुमको एल्कीन में जैसे कि बताए थे तुमको समरूपण में कन्फर्मेशन में कि एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को घुमा सकते हैं, कार्बन कार्बन के गिर्द जो है, कार्बन कार्बन के गिर्द उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बंधन को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड में जबकि तुमको है उसमें घूर्णन नहीं संभव है, तो उसके कारण से तुमको ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित होता है। जैसे कहने का मतलब इस ढंग से तुम समझ सकते हो, एक कल्पना कर सकते हो, मान लेते हैं कि एक यहां हथेली को तुम काट समझो इस ढंग से, अगर एक कांटी रहे, अगर ऐसा पहले एक बॉन्ड के बारे में पहले चर्चा करते हैं फिर डबल करते हैं। जैसे देखो एक बॉन्ड है, अगर ये कांटी लूज होगा तो हम इस पेन इस हाथ को स्थिर रख के, एक तरफ हाथ को स्थिर रख के हम ऐसे घुमा सकते हैं। लेकिन ये समझ में पहले इसको समझो, ये देखो अगर ऐसा है तो एक इस कांटी को अगर थोड़ा सा लूज रहे तो हम एक हाथ को स्थिर रख के इसको हम लोग घुमा सकते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड वैसा ही कर सकते हैं हम लोग, एकल बंधन रहेगा तो। अब इसी को कल्पना करो तुम, अगर 2 बंधन दे दो, 2 कांटी मार दो इसे इसमें हाथ में, अब क्या होगा, अगर दोनों कांटी लूज भी होगा ना, तो जब तक ये हाथ स्थिर रख के इसको नहीं घुमा पाओगे तुम, जब भी घूमेगा दोनों घूमेगा।
ये घूमेगा तो ऐसे, मतलब ऐसे करना है, एक को स्थिर रख के तुम दूसरा को ऐसे नहीं घुमा पाओगे, नहीं तो कांटी एक स्थिर मतलब क्या है, कांटी टूट जाएगा, तभी ऐसा संभव है। डबल बॉन्ड में कभी भी आप रोटेशन नहीं करते, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, तो दोनों घूमेगा एक साथ, और कभी भी क्या होगा, दोनों एक साथ नहीं घूमेंगे, मतलब अलग अलग नहीं घूमेगा। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, एक जैसे कि ज्यामितीय समापता में समझो, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ दो कांटे लगा दिया तुमने कार्बन कार्बन के बीच, और इधर H है, और इधर अगर CH3 है, और इधर H है, इधर CH3 है, तो अब ये कंपाउंड एक हुआ, और एक कंपाउंड इसे बना देते हैं C, इधर पहला वाला सेम रखो, CH3, यहां डबल बॉन्ड, C यहां की तरफ CH3 दे दो, और इधर की तरफ H दे दो। ये दोनों कंपाउंड को घुमा करके इस देखो, इसमें ये दोनों इधर तो सेम है, इसको हम रोटेट, इसको अथी करते हैं, चेंज करते हैं इसको, तो ये दोनों कंपाउंड अब कभी भी घूम के, ये कंपाउंड अगर बना हुआ है पहले से, तो ये घूम के कभी भी नहीं बनेगा जब तक कि डबल बॉन्ड नहीं टूट जाए। अर्थात ये जो कंपाउंड है, क्योंकि हम बताए थे कि इसको अकेले में नहीं घुमा सकते, इसको हम इस पूरे दोनों घुमा कर रख सकते हैं, दोनों एक ही होता, मतलब दोनों CH3 को ऊपर करते, H को नीचे करते, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी घुमा के ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग समावेगी कहलाते हैं, ये दोनों ज्यामितीय समावेगी हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड के गिर्द में क्या है, घूर्णन संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड अगर ये बन गया तो ये इससे ई कभी नहीं बनेगा, बिना बॉन्ड तोड़े फिर से उसको घुमा करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसको हमको समपक्ष या सिस कहते हैं, इसको हम लोग समपक्ष कहते हैं, देखिए जो एक तरफ रहेगा, दोनों CH3 एक तरफ है, समपक्ष होगा, इसको सिस कहते हैं। और ये होगा विपक्ष समावेगी, विपक्ष या ट्रांस कहते हैं। तो खैर अभी पहले लिख लेते हैं, परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद फिर एक बार करते हैं, जैसे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, अब हम लोग पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसका उदाहरण भी देंगे, अभी नहीं भी लिखा होगा तो हर्ज नहीं है बोर्ड पर से, इसको हम फिर से मिटा करके फिर से उदाहरण देंगे, उसको पहले लिखवाते हैं। ये ज्यामितीय समय आप समझा रहे थे कि डबल बॉन्ड में एक कार्बन को स्थिर रख के दूसरा कार्बन को घुमा पाना संभव नहीं होता है, इसी के कारण ज्यामितीय समावेगिता यह प्रदर्शित करेगा एल्कीन। और ज्यामितीय समावेगिता तुमको साइक्लोएल्केन, एल्केन में नहीं प्राप्त होता, साइक्लोएल्केन मतलब एल्केन में जिसमें कि तुमको रहेगा जो कि सब तरफ से घिरा हुआ है, साइक्लोएल्केन भी प्रदर्शित करता है ज्यामितीय समावेगिता, एल्कीन के साथ साथ साइक्लोएल्केन प्राप्त करेगा, साइक्लोएल्केन में मिलता है। ज्यामितीय समावेगिता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, द्विआबंध के परितः, द्विआबंध के परितः कार्बन कार्बन को के परितः घूर्णन संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए एल्कीन ज्यामितीय समावेगिता प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय समावेगिता प्रदर्शित करता है, ये तुमको ज्यामितीय समावेगिता प्रदर्शित करता है। तो एक इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे सिस ट्रांस, तो इसमें जैसे कि तुमको है कि जब ये तुमको है, तो मैं लिखे समपक्ष विपक्ष लिख देते हैं, समपक्ष सिस, जब दो बड़े समूह, जब एक प्रकार के समूह, ऐसा लिखते हैं, जब एक प्रकार के समूह द्विआबंध के एक तरफ स्थित हो, एक तरफ स्थित हों, तो वे समपक्ष समावेगी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसका हो जाएगा
जैसे कि एक तरफ दे दो, डबल बॉन्ड बनाया, दोनों जो तुमको है जैसे कि CH3 देना है या Cl देना है, इसको एक तरफ कर दो, CH3 को एक साइड, और H को क्या कर दो तुमको, हाइड्रोजन को एक तरफ कर दो, दोनों एक तरफ हो गया, बड़े समूह दोनों एक तरफ हो गया, समकक्ष हो गया। जहां तक नाम करोगे तो नाम क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ब्यूट ट्विन है, इसको कहेंगे लोग सिस ब्यूट टू इन, यही है सिस हो गया। अब तुमको अगर विपक्ष कहें, विपक्ष या ट्रांस, जब एक प्रकार के समूह द्विआबंध के विपरीत ओर स्थित हो, विपरीत ओर स्थित हों, तो वे विपक्ष समावयवी कहलाते हैं, विपक्ष समावयवी कहलाते हैं, विपक्ष समावयवी कहलाते हैं। जैसे कि मिटा करके उदाहरण देते हैं, विपक्ष समावयवी कहलाते हैं। तो विपक्ष जैसे अभी ब्यूट ट्विन का बनाए थे, तो विपक्ष का ब्यूट ट्विन बना देते हैं। उसमें क्या करेंगे, जैसे उसमें दोनों डबल बॉन्ड के एक तरफ CH3 के बाद डबल बॉन्ड के विपरीत साइड CH3 कर देंगे, तो वो बन जाएगा विपक्ष। जैसे कि बन जाएगा तुम्हारा विपक्ष समावयवी में क्या करेंगे, इधर विपक्ष बनाते हैं, देखो इधर CH3 दिए और उधर H दे दिए, तो इसमें क्या करना है, अब दोनों एक तरफ में रहे, CH3 दोनों नीचे जाएगा, समकक्ष हो जाएगा, तो इसको विपरीत साइड करो, देखो इसे, ये हो गया तुमको ट्रांस, जिसको विपक्ष भी कहते हैं हिंदी में, ट्रांस ब्यूट टू इन, ये होगा तुमको जब अलग अलग डायगोनली तरफ इस तरह से दिखे, डबल बॉन्ड के विपरीत साइड हो गया, एक इधर है, दोनों सेम साइड हो गया, तो इस सेम साइड नहीं है बल्कि ये विपरीत है, ये विपक्ष हो गया, तो विपक्ष हो गया, तुमको फोटो बना लिया होगा। तो दोनों का जो भौतिक गुण होता है उसमें परिवर्तन होता है, इसका जो ट्रांस और सिस है इसके गुण में परिवर्तन होता है। सिस जो आइसो समकक्ष वाले जो होते हैं उसमें तुमको द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, अधिक विकर्षण होता है उसका, जिसके कारण कि उसका जो क्वथनांक होता है तुमको ट्रांस से अधिक होता है। समकक्ष समावयवी में समकक्ष समावयवी का क्वथनांक विपक्ष समावयवी से अधिक होता है, विपक्ष समावयवी से अधिक होता है। समकक्ष समावयवी का क्वथनांक जो है विपक्ष समावयवी से अधिक होता है, क्योंकि इसमें तुमको जो है अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, समकक्ष में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, समकक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है विपक्ष से, इसीलिए इसका ज्यादा होता है। विपक्ष समावयवी का द्रव्यमान समकक्ष समावयवी से अधिक होता है, समकक्ष समावयवी से अधिक होता है। मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रांस का जो क्वथनांक है, सिस का क्वथनांक ज्यादा होगा, ट्रांस का द्रव्यमांक ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पैकिंग बेहतर होता है, इसका बेटर पैकिंग, मतलब आसानी से पैकिंग इसका बेहतर रूप से बैठा हुआ रहेगा, तो इसका द्रव्यमांक तुमको ठोस रूप में रहेगा तो अधिक होगा। तो सिस का क्वथनांक अधिक होता है लेकिन ट्रांस का द्रव्यमांक अधिक होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक का ज्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये तुमको इसके भौतिक गुण में भी परिवर्तन है। ये होगा सिस और ट्रांस। इसमें तुमको उदाहरण तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसका चर्चा किया जा सकता है यहाँ पर। तो दैट इज क्या है, 7 पॉइंट, तुम्हारा जो अध्याय क्यों क्वेश्चन है ये, जिसमें ज्यामितीय समानता के बाद 2 उदाहरण दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, क्या मिला? क्या है पहला उदाहरण? नॉर्मल उदाहरण। क्या उसमें करना है? C5H10 के संगत एल्किनों के विभिन्न संरचना सूत्र एवं आइसो
कैसे नाम लीजिए। कितना नंबर है? उसका बात नहीं कर रहे हैं, उसका कितना नंबर ज्यामितीय सवाल की बात कर, ज्यामितीय सवाल के बाद कितना नंबर उदाहरण है? 11 नंबर उदाहरण। एनसीईआरटी उदाहरण 11। हाँ 10 भी है। क्या है पढ़ो। निम्नलिखित यौगिक के शीर्ष तथा विपक्ष ट्रांस समय में बताएं। जैसे कि पहला कौन सी है? जैसे देखो सी, हाँ बोलो। फिर ऊपर में H, फिर नीचे Cl। H यहाँ पहला नंबर देते, यहाँ पर Cl दे देते हैं, और फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर C, इधर Cl देते हैं, इधर H देते हैं, समकक्ष हो जाएगा। ये क्या बन गया तुमको? समकक्ष हो गया। और ये 2 कार्बन हुआ, 2 कार्बन है तो इथीन हो गया, तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ये क्या हो गया? 1,2 डाइक्लोरो इथीन। उसमें क्या बन गया ये तुम्हारा? उसमें ये सीस हो गया, इसका नाम क्या जाएगा? सीस 1,2 डाई क्लोरो इथीन, इथीन है। अब इसी में जैसे ट्रांस बनाएंगे, तो ट्रांस बनाएंगे क्या करेंगे? एगो सीएल इधर रखेंगे, एगो सीएल को इधर विपरीत कर देंगे। जैसे इसको पहला वाला को स्थिर रहने दो, इधर ही रहने दो, इसको परिवर्तन कर दो, इसमें सीएल को ऊपर कर दो, इधर तो विपरीत हो गया और ये हो गया, ट्रांस बन गया। ये बन गया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, डबल बॉन्ड है इथीन, ETHEN। और एक नंबर पढ़िए तो ये 1 नहीं भी लिख सकते हैं, या इच डाइट 1 भी लिख सकते हैं। एक नंबर हो गया तुम्हारा। दूसरा नंबर क्या है? CH3 और C2H5। तो अगर जैसे कि C है, यहां पर CH3 दीजिए, इधर मान लेते हैं CH3 देते हैं, इधर क्या देते हैं? C2H5। C2H5। तो अगर शीश बनाना है तो दोनों C2H5 को एक तरफ रखेंगे, दोनों CH3 भी एक तरफ रहेगा, ये CH3 और यहाँ पर C2H5। इसमें देखो क्या कार्बन है? 2 कार्बन ये हो गया, 3 और 3, 1 4 2 6 कार्बन है मैक्सिमम, 6 कार्बन मिल रहा है। इसमें 3 नंबर पर क्या मिल रहा है तुम्हारा? ये 3 नंबर कार्बन है, और 4 नंबर पे मेथिल है, 3 और 4 पर मेथिल है, तो 3 देखो इसका क्या नाम है? सीस 3,4 डाइमेथिल, और उसका हेक्स 3 इन है। अब इसी का अगर ट्रांस बनाने के लिए जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जैसा कि अभी किए थे सेम चीज करेंगे, यहां इसको स्थिर रखो, मान लेते हैं इसको, इसमें चेंज नहीं करो, इसमें C2H5 हो गया। यहां पर क्या कर दो? अब C2H5 को इधर विपरीत कर दो, इस साइड C2H5 कर दो, इधर की तरफ CH3 कर दो, तो क्या नाम होगा तुम्हारा? अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा तुम्हारा? ट्रांस हो जाएगा। दोनों C2H5 अपोजिट साइड चला गया, ये ट्रांस हो गया। और क्या होगा तुमको? 3,4 डाइमेथिल और हेक्स 3 इन, ये होगा तुम्हारा। ये 2 क्वेश्चन था और कुछ समझ में? तो ये है तुमको कितना नंबर क्वेश्चन? 10 नंबर का। एक 11 है। 11 में ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है 11 नंबर में, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें ये बताइए कि ये सिस ट्रांस आइसोमर ज्यामितीय आइसोमर समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें देखते हैं क्या कब प्रदर्शित करता है, नहीं करता है, उदाहरण के द्वारा वहां पर समझ में तुमको आ जाएगा, और बेहतर उसमें इसको क्लियर कर लेना है उदाहरण से। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? CH3 C11CH C2H5। देखो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर है ये तुमको 11 नंबर ना? अच्छा, पहला है इसमें CH3 का होल 2 है, ये ना? एक CH3 इधर डाल दिए, एक CH3 इधर डाल दिए, और डबल बॉन्ड के बाद है CH और C2H5। देखो इसमें ये ज्यामितीय समानता नहीं, मतलब नहीं प्रदर्शित करेगा। देखो काहे, समझ लो। अब देखो इस कार्बन को आप इसे स्थिर रख के इसको घुमाइएगा, ऊपरों में CH3 है, नीचे CH3, तो क्या अंतर कुछ पड़ेगा? इसको अगर घुमा के ही कोई लिखे क्या लिखेगा? इसको मतलब यहाँ पे HCH2H5 सेम है, इसको घुमा के लिखा तो सेम ही लिख देगा इसको, तो ना सी से ट्रांस क्या नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा? ये नहीं करेगा। हो गया, समझ में आ गया? दूसरा नंबर CH2 देखो फिर नहीं करेगा। देखो CH2 यहाँ पे HH सेम कर दिया है क्वेश्चन में, HH क्या है आपको देख रहे हो, सेम कर दिया, मतलब ये भी जानते समय आप क्या नहीं करेगा। डबल बॉन्ड यहाँ क्या है? CBr हाँ
CBr2 Br, देखो इधरों सेम कर दिया, मतलब ये एक को तरफ सेम होता तो नहीं करता, या तो यहाँ दोनों तरफ ही क्या कर दिया, तो सेम कर दिया, इसका मतलब क्या नहीं करेगा, ये सब इसलिए नहीं करेगा। चलो तीसरा नंबर C6H5 डबल बॉन्ड CH, C के बाद डबल बॉन्ड C6H5 एक तरफ C6H5, हाँ, और CH, हाँ CH, H दे दिए वो, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3, देखो ये कर देगा, जैसे देखो H इसको घुमाएंगे तो अलग अलग कंपाउंड बनेगा, माने इस एक तो दोनों सेम नहीं है, फिर भी क्या करेगा, ये शो करेगा, क्योंकि अलग अलग घुमाने से क्या मिल सकता है, अलग अलग ट्राइपल मिलेगा, इसको भी घुमाने से अलग मिल सकता है, इसको भी घुमाएंगे क्या होगा, अलग होगा, मतलब ये क्या है, ये सब प्रदर्शित क्या कर देगा, करेगा, ये प्रदर्शित करेगा। चौथा नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एक तरफ और H एक हो गया, डबल बॉन्ड C और Cl और CH3, CH3, फिर इसमें भी क्या है, जो अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है ना, ये भी क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। मैंने प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा तुमको, मैंने दोनों तरफ जो होना चाहिए, ग्रुप कभी भी एक कार्बन पे मिलना नहीं चाहिए, अगर एक हो गया तब क्या नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्षमता को प्रदर्शित करने होता है। अब है हम लोग का जो एल्कीन है, एल्कीन का विरचन भी इसी क्लास में ले लेते हैं, एल्कीन का विरचन इसमें देख लेते हैं हम लोग। विरचन में 4 रिएक्शन दिया हुआ है बनाने की विधि में, एल्कीन को कैसे कैसे बनाया जाता है। एल्कीन को बनाने का जो पहला विधि दिया हुआ है तुमको, एल्काइन से। एल्काइन में अगर हम लोग H2 जोड़ेंगे 1 मोल तो वो एल्कीन बन जाएगा। एल्काइन में अगर 1 मोल हम लोग H2 जोड़ते हैं तो उससे एल्कीन बनता है। और लेकिन बात इसमें एक चीज है कि अगर 2 मोल जुट जाए तो एल्केन भी बन सकता है। तो इसका विरचन देखते हैं, विरचन प्रिपरेशन। एल्कीन का मतलब एल्कीन पढ़ा है, एल्कीन का ही विरचन होगा, जब जाहिर है। विरचन 1 नंबर प्रिपरेशन एल्काइन से, एल्काइन से फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन में H2 का संयोग, H2 का संयोग PD पैलेडियम ऑब्लिक चारकोल की उपस्थिति में करने पर एल्काइन प्राप्त होता है, एल्काइन प्राप्त होता है। इसमें देखो चारकोल, जो यहाँ जो चारकोल जोड़े हैं ये तुमको इसको रोक देता है, इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, इस चारकोल के बदला में तुम BSO4 इन क्विनोलिन भी डालता है, जिसको लिंडलर कैटालिस्ट कहते हैं, लिंडलर प्रतिकार। तो या तो PD के साथ चारकोल डालो, या PD के साथ क्या डालना है, चारकोल, या PD के साथ PD प्लस BSO4 इन क्विनोलिन, इसको बोलते हैं लिंडलर प्रतिकारक, लिंडलर प्रतिकारक। इसको डालने से क्या होता है, ये प्रतिक्रिया की दर को कुछ घटा देता है, इसलिए डबल एल्केन बनने की संभावना क्या होती है, इससे खत्म होती है। जैसे कि अगर लिखना चाहें CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, तुम्हारे बुक में तो PD प्लस चारकोल लिख दिया होगा, PD प्लस चारकोल लिख लो, PD प्लस चारकोल। तो इसमें क्या होगा, ये तुमको बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर चारकोल नहीं डालेंगे तो इसमें क्या होगा, फिर 1 मोल H2 जो जुड़ करके क्या बनने की संभावना रहती है, एल्केन बनने की संभावना रहती है। ये इथीन बना इथाइन से, इथाइन इसका नाम हुआ, इससे क्या बन गया, इथीन बन गया। तो चारकोल डालने पर इसका एल्केन बनने की संभावना को क्या करता है, खत्म करता है। इसलिए एल्केन बन करके ये रुक जाएगा। उसके बदले में एक और प्रतिकार लिंडलर कैटलिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लिंडलर प्रतिकारक, जिसकी तुमको PD प्लस BSO4 इन क्विनोलिन, वो भी तुमको BSO4 जो है क्विनोलिन जो है तुमको विष का काम करता है।
है, जो प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है, रोक घटा देता है, और इस प्रकार से आगे की प्रतिक्रिया होने में आगे की प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है, और इससे जो है तुमको एल्कीन बनने की संभावना कम होती है। दूसरा नंबर है तुमको एल्कील हैलाइड से, एल्कील हैलाइड से 2 नंबर क्वेश्चन में दूसरा नंबर है एल्कील हैलाइड से, एल्कील हैलाइड से, एल्कील हैलाइड से, एल्कील हैलाइड से, एल्कील हैलाइड की प्रतिक्रिया KOH से अल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर, से अल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण के द्वारा एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। जैसे कि इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक तरफ CH3 है और CH2Cl है, तो ये तुमको यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये तुमको हो गया एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल के साथ KOH। तो इसमें डीहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब नाम से ही पता है डीहाइड्रोहेलोजनीकरण, एक तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक तरफ से हेलोजन, तो यहाँ पर हो गया CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पर CH2 और प्लस HCl निकल गया यहाँ पर, तो ये तुमको बन गया एल्कीन बन जाता है। इसमें जो एक है तुमको सेजेफ का नियम कहलाता है, अगर इस तरह का हो कि ऐसा एल्कीन जब भी तुमको डबल बॉन्ड जब भी बीच में आ जाए तो वैसे उसका संभावना ज्यादा बनने का रहता है। जैसे इसको कहते हैं सेजेफ रूल कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी SATYZEFF, सेजेफ रूल, सेजेफ का नियम। वैसे एल्कीन विहाइड्रोहेलोजनीकरण में, विहाइड्रोहेलोजनीकरण में, हेलोजनीकरण में अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं, जिसमें अधिक एल्कीन समूह उपस्थित हो, जिसमें अधिक एल्कीन समूह उपस्थित हो, समूह अधिक एल्कीन समूह उपस्थित हो, अधिक एल्कीन समूह, अधिक एल्कीन समूह उपस्थित हो, या दूसरे शब्द में कहें डबल बॉन्ड बीच में आ जाए, डबल बॉन्ड जब जिसमें बीच में आ जाए तो वो एल्कीन समूह बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा, तो वो संभावना ज्यादा। जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl है या Br है, कोई भी है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, तो इसमें से जब एल्कोहलिक फेज डालेंगे, यहाँ 2 संभावनाएं हैं। देखो एल्कोहलिक फेज डालेंगे, एल्कोहलिक KOH डालेंगे, यहाँ पर इधर से भी हाइड्रोजन हट सकता है, CH3 से एक हाइड्रोजन हट सकता है और एक CH2 वाला हाइड्रोजन हट सकता है। देखो तो अधिक मात्रा में जो बनता है उसी को पहले बनाते हैं। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH3, इधर एल्कीन समूह बन गया ज्यादा, बीच में आ गया, ये तुमको ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा और बनने की संभावना तो इसकी भी रहती है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो ये कम मात्रा में बनेगा, इसको नहीं भी लिख सकते, इसको माइनर प्रोडक्ट भी रहेगा। तो ये मैंने अभी क्या बताया कि ये तुमको जैसे परीक्षा में पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट ही सिर्फ लिखना होता है, तो इसमें क्या होगा तुमको ये क्या कौन सा बनने की संभावना रहेगा कि डबल बॉन्ड जो है ना ज्यादातर बीच में जाए, उस तरह का प्रोडक्ट ही इसमें बनाना है। मतलब कि जो एक सब्जेक्ट का नियम कहता है कि छोटा अगर बेस हो, अगर छोटा जैसे KOH वगैरह छोटा क्षार है, उसकी उपस्थिति में जब हम प्रतिक्रिया कराएंगे तो जो Cl तो निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने का दोनों तरफ है, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी। अगर CH3 से निकलता है तो 1 नंबर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और अगर उधर से हटता है तो 2 नंबर का आएगा। तो ज्यादा एलक्यू जब जितना बीच में जाएगा उसी वही होगा, जिसका मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा जब वो बीच में चला जाए। तो ये तुमको इसमें ध्यान रखना है जिस तरह के केस में कि सेजक के नियम के आधार पर क्या करना होगा, इसको करना पड़ेगा जब इस तरह का स्थिति आएगा। तो ये तुम्हारा होगा दूसरा नंबर। तीसरा, और किसी को भी दिक्कत हो कुछ भी समझने में, जो किसी भी रिएक्शन को, तो कभी भी जाहिर है कि ऐड के आधार पर हमसे संपर्क कर सकता है। कहीं भी क्लियरिटी करनी हो किसी भी सब्जेक्ट में तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तीसरा नंबर इसे बनाने की विधि है सन्निध डायहैलाइड से, सन्निध डायहैलाइड से। तीसरा नंबर जो है तुमको सन्निध डायहैलाइड, डायहैलाइड से। सन्निध डायहैलाइड मतलब विसिनल डायहैलाइड तो कहेंगे इंग्लिश में, विसिनल डायहैलाइड से, डायहैलाइड से। सन्निध डायहैलाइड की प्रतिक्रिया Zn से करने पर, Zn से करने पर एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। सन्निध डायहैलाइड से Zn की प्रतिक्रिया कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। तो सन्निध डायहैलाइड ये हो गया तुमको, जैसे कि CH2, यहां पर एक Cl दे दो, यहां पर एक CH2, इसमें भी Cl दे दो, दोनों अगल बगल में इसी में सन्निध लेते हैं। एक ही कार्बन पर उसको जेम डायहैलाइड कहा जाता है। ये तुमको यही हुआ सन्निध डायहैलाइड का उदाहरण। जब एक अगल बगल के कार्बन पे क्या हो, हेलोजन हो, अब प्लस इसमें Zn कर दीजिए तो इसमें बन जाएगा ये CH2, यहाँ पर दोनों क्लोरीन हट जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Zn Cl2। ये तुमको क्या बन गया, सन्निध डायहैलाइड से बन गया। उसके बाद तुमको ये तुमको सन्निध डायहैलाइड से बनाने का था। उसका अब चौथा नंबर में एल्कोहल से बनाना है। चौथा नंबर में है एल्कोहल से, इसका विवेचन एल्कोहल से अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल का जल अवशोषण करने पर, एल्कोहल का जल अवशोषण करने पर, अवशोषण करने पर, अवशोषण करने पर एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में देते हैं, CH3 CH2OH, अल्कोहल हो गया, यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और ये M जैसे H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, इसलिए प्रतिक्रिया तो बहुत प्रयोग में आती है। तो इसका जो टेम्परेचर रखा जाता है 443 केल्विन, 443 केल्विन। ये तुम्हारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, वाटर निकल जाएगा। इसमें जल एक तरफ H निकल गया, एक तरफ OH निकल गया। इसका अगर मैकेनिज्म देखना चाहो, इसको मैकेनिज्म को भी लिख देते हैं। इसे तो तुमको प्रतिक्रिया हो गई, जैसे कोई भी जैसे अल्कोहल एक आधा और भी निकाल सकते हो। जैसे CH3 CHOH, यहाँ पर CH3 है तो किधर से भी निकाल देंगे, इसमें H2SO4 दे दो, यहाँ पर क्या जाएगा CH3 CH, इधर की तरफ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा प्लस वाटर, तो ये प्रोटीन बन जाएगा। इस तरह से क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। तो जैसे कि पहला जो प्रतिक्रिया है, एक का मैकेनिज्म जैसे लिख देते हैं, इसका देखो ये जो तुमको है क्रिया विधि, इसका लिख देते हैं कैसे होती है प्रतिक्रिया। तुम्हारा विरचन यही 4 तरह से था। विरचन में तुमको 4 प्रकार से दिया हुआ था। इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इसका कैसे होता है, क्रिया विधि देखो। जैसे कि तुमको रहेगा, अगर CH3 CH2OH है यहाँ पर, इसमें जब H2SO4 डालते हैं तो उससे H प्लस आता है। इसमें क्या होता है, H प्लस यहाँ पर जो है अटैक करेगा, तो H प्लस कहाँ पे जाके जुटेगा,
इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसके लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर दो वो OH जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इस लोन पेयर पे जाकर अटैक करेगा, क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ पर OH2, यहाँ पर प्लस, ये प्लस हो गया। अब क्या करेगा, ये जो है तुमको यहाँ पर से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर से जो बॉन्ड वाला, इसको लेकर के लोन पेयर ग्रुप लेकर के H2 निकल जाएगा। तो इससे क्या प्राप्त होगा आपका, देखिए CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 को CH2H लिख देते हैं, उनको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसमें क्या है कि इसका कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकले तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, अब प्लस H2O हो गया, लोन पेयर के साथ इसमें निकल के H2O हो गया। अब क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर से जो बॉन्ड दिए CH2 सिंगल बॉन्ड H जो दिए हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लेगा, इससे इसका डबल बॉन्ड का मैंने यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा तुम्हारा CH2 बन गया, एक H3 से एक H निकल गया, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या निकल गया H प्लस, यहाँ से क्या लिबरेट हो गया। जो H प्लस यहाँ पहले जो डाले थे पहला स्टेप में, लास्ट वाला स्टेप में निकल गया, इसलिए उत्प्रेरक हो गया। तो पहला स्टेप में जब H प्लस जुटा, H प्लस कहाँ पे जाकर जुटता है, OH पे जुटता है, जिससे कि H उसका लोन पेयर से जुट जाता है OH2, फिर H2O निकल जाता है वहां से, जिससे कि CH2 पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। फिर जो CH3 का एक H है वो बाहर निकल गया H प्लस के रूप में, और इस तरह से क्या हुआ, एल्कीन प्राप्त हो गया। एक देखो वहां वाटर निकला, यहाँ एल्कीन बना। ये इसकी डिटेल में क्या होगी, इसकी क्रिया समझ में आ गया होगा इसका। जहां तक कि एल्कीन का भौतिक गुण का संबंध है, जो गुण में हम लोग देखेंगे, तो भौतिक गुण इस लेक्चर में देख लेते हैं, रासायनिक गुण अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण में जहां तक है, इसका भौतिक गुण लगभग एल्केन के समान ही होता है। जैसे कि इसमें प्रथम ब्यूटेन, इसमें जो है तुमको मीथेन, जैसे उसमें पहला एल्केन में मीथेन होता है, यहाँ मीथेन का तो कोई है नहीं, इथीन से स्टार्ट होता है यहाँ 2 कार्बन से। तो इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये गैस है, 3 गैस होता है। मतलब कौन कौन गैस हो गया, तुमको भौतिक गुण देखें इसका। तो प्रथम 3 अवयव क्या हो गया, इसका गैस है, बाकी तुमको 13 को तुमको क्या होगा, लिक्विड होगा, द्रव होगा, बाकी शेष क्या है तुमको गैस है, ठोस होगा। तो बाकी 3 जो है, प्रथम 3 अवयव कौन कौन हो गया तुमको, इथीन, प्रथम 3 अवयव दैट इज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, गैस। अगला 13 अवयव, अगला 13 अवयव, 13 अवयव द्रव एवं शेष ठोस है, शेष ठोस है। ये तुमको यही लगभग था उसमें भी, प्रथम 4 अवयव उसमें गैस था, इसमें। दूसरा, अनुभार बढ़ने से, अनुभार बढ़ने से द्रव्यांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, द्रव्यांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, द्रव्यांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अनुभार बढ़ेगा, द्रव्यांक एवं क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। और जहां तक है तुमको अगर एक ही अनुभार का समावेशी है, तो सीधी श्रृंखला वाले, सीधी श्रृंखला वाले समावेशी का द्रव्यांक एवं क्वथनांक, द्रव्यांक एवं क्वथनांक साखित श्रृंखला वाले समावेशी से अधिक होता है, साखित श्रृंखला वाले, साखित श्रृंखला वाले समावेशी, समावेशी से अधिक होता है। मतलब ब्रांच कर दोगे तो इसका जो तुमको एक अनुभार समान है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तीसरा नंबर कह सकते हो, यह जल में अघुलनशील, यह जल में अघुलनशील मतलब एल्कीन एवं कार्बनिक विलायक में घुलनशील है, एवं कार्बनिक विलायक जैसे ईथर विलायक में घुलनशील, बेंजीन इस सब में क्या होगा, ये घुलनशील है। जल में लाइट जो और लाइट ये जो प्रोभर्ब होता है, एक इसमें अध्रुवीय बंधन है, तो जाहिर है अध्रुवीय घोलक में ही ये क्या होगा, घुलेगा। अब जल क्या है, ध्रुवीय घोलक होता है, उसमें ये घुलनशील नहीं होगा। तो तुमको ये हो गया तुम्हारा चौथा नंबर। शीश समावेशित का क्वथनांक अलग अधिक, शीश जो समकक्ष समावेशी का क्वथनांक ट्रांस
विपक्ष से अधिक होता है, से अधिक होता है। 5वां, ट्रांस समावेदी का द्रव्यमान cis समकक्ष समावेदी से अधिक होता है, समावेदी से अधिक होता है। तो ये तुमको इसको लिख सकते हो, ये तुम्हारा भौतिक गुण हो गया, जो कि मतलब cis और ट्रांस ये बताए थे, उसी का चर्चा कर दिए हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका भौतिक गुण हो गया। और रासायनिक गुण की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को जो भी दिक्कत हो राइट लाइव के माध्यम से कभी भी संपर्क करके टाइम ले सकता है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।